नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल और आज हम देखें तो मार्केट में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिली। लेकिन हर मार्केट की गिरावट में कुछ खास बातें होती हैं। आज के मार्केट में भी खास बातें थी। दो सेक्टर जहां पर की खरीदारी देखने के लिए मिल रही थी वो थे एफएमसीजी और दूसरा था आईटी सेक्टर। आप जैसा देख सकते हैं निफ्टी में आज 22,302 यहाँ पर निफ्टी बंद हुआ 140 अंक गिरकर। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब निफ्टी 300 के नीचे भी चल रहा था और करीब 200 पॉइंट एक समय पर डाउन था निफ्टी। अब चूंकि मार्केट में एक तेज गिरावट देखने के लिए मिल रही है और चुनावी समय चल रहा है, तो ऐसे में ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर रखने चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जो दो सेक्टर बेअसर सेक्टर रहते हैं चुनाव में, वो रहता है आईटी और एक रहता है एफएमसीजी। अगर हम देखें तो एफएमसीजी सेक्टर में ये कहा जाता है कि सरकार कोई भी बदले, डिमांड पर असर नहीं आता इनके प्रोडक्ट्स पर, और मॉनसून से ज़्यादा बेस्ड रहते हैं। मॉनसून अच्छा आ जाता है तो ग्रामीण साइड से भी डिमांड अच्छी आ जाती है और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही सेक्टर पर पड़ता है। जो इनके कच्चा माल होता है वो भी ज़्यादा निर्भरता नहीं है उसकी, क्योंकि कच्चा माल अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर चलता है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें दुनिया भर की जो एग्रीकल्चर डिमांड रहती है, एग्रीकल्चर सप्लाई रहती है, उसके ऊपर बेस्ड रहती है। तो एफएमसीजी सेक्टर को ये कहा जाता है कि ये अनस्केस सेक्टर है जहां पर कि चुनाव का असर नहीं देखने के लिए मिलता। हालांकि आज जो शेयर चले वो ये भी माना जा रहा था कि रिजल्ट्स आए थे ज़्यादातर कंपनीज के, उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था। गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको जैसी कंपनीज का एक सीधा इम्पैक्ट काउंटर्स पर देखने के लिए मिला। लेकिन वहीं आईटी सेक्टर्स में भी आज डिमांड देखने के लिए मिल रही थी। शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे थे। टीसीएस, इन्फोसिस सभी में एक अच्छी बॉटम फिशिंग चल रही थी। उसका भी कारण यही माना जाता है कि इनका भारत से कोई खास लेना देना होता नहीं है। आउटसोर्सिंग बिजनेस मिलता है इनको। 70 से 90% आय ज़्यादातर कंपनीज की, बड़ी दिग्गज आईटी कंपनीज की विदेशों से ही आती है। और अगर सरकार कमज़ोर बनती है तो इकोनॉमी कमज़ोर होती है, रुपया और कमज़ोर होता है डॉलर के मुकाबले, उसका फ़ायदा और ये कंपनियां उठा लेती हैं। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आशीष महेश्वरी सर जुड़ चुके हैं। आशीष सर, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आशीष सर, आप कुछ पॉइंट और ऐड करना चाहते हैं इन दोनों सेक्टर्स में कि चुनाव के समय पर ये क्यों डिफेंसिव सेक्टर की तरह इनको ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल। जैसे आपने काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी हाईलाइट किए हैं और मेरा ये मानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में जो चीजें पॉजिटिव हो रही हैं उसमें सबसे पहले तो जो अच्छे नतीजे आए उसका एक बड़ा रोल है। हमने देखा गोदरेज कंज्यूमर जैसी कंपनी यदि वन टाइम लॉस हटा देते हैं तो 450 करोड़ के मुकाबले 500 करोड़ रुपए का उनका मुनाफा आया है। तो पहले नेस्ले ने अच्छे नंबर दिए थे, कोलगेट से अच्छे नंबर्स की आज उम्मीद कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो सबसे पहले इस सेक्टर का आउटलुक पॉजिटिव बना है। दूसरा ये है कि चूंकि रूरल डिमांड इस बार अच्छी रहने की उम्मीद है कि गर्मी भी अच्छी पड़ रही है और उसके साथ में बारिश भी अच्छी होने वाली है, तो आप समझिए उसका एक बेनिफिट है। तीसरा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई सारे स्टेप्स लिए जहाँ पे रूरल वेजेस बढ़ गए हैं, तो उसके कारण से कंजम्पशन तो बढ़ने ही वाला है। तो हम देख रहे हैं, जैसे हमने मैरिको के नंबर्स में देखा कि जो उनका कोर बिजनेस है उसमें अच्छी ग्रोथ है और फूड बिजनेस में तो 25% सीएजीआर की बात कर रहे हैं। तो कई सारी उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है और जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है एफएमसीजी कंपनीज का पैन इंडिया में, उसके भी रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक ऐसा डिफेंसिव सेक्टर मुझे पसंद है और मेरा मानना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में अभी भी निवेश के मौके, कंपनी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि जहाँ पर थोड़ा बीटन डाउन स्टॉक हो गए थे, जैसे एचयूएल जैसे स्टॉक है या आईटीसी जैसे स्टॉक है, वहां नजर रखनी चाहिए। या जो बिल्कुल जिनके नतीजे अच्छे आए हैं, गोदरेज कंज्यूमर या मैरिको जैसे स्टॉक, वहां पर भी बिल्कुल निवेशकों की नजर होनी चाहिए। और जितना मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी और या डाउन साइड देखेंगे, आप देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर जो पर्टिकुलर है वो आउट परफॉर्म करेगा। और ऐसा ही बिल्कुल। आईटी सेक्टर। जी साहब, बिल्कुल सर, प्लीज़ आईटी सेक्टर के बारे में बताएं। आईटी सेक्टर में यदि आप नेस्डेक के परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो अभी नेस्डेक अपने जो 52 वीक हाई से उससे 300 350 पॉइंट दूर। तो आईटी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस, जो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस है वो इन लाइन होगा कि यूएस में कैसा परफॉर्मेंस आईटी कंपनियां करती है। तो मुझे लगता है कि जो डॉलर में एक्स्ट्रा प्रिंटिंग हो रहा है, जो अभी भी एक क्लैरिटी है कि क्योंकि जॉबलेसनेस, जो जॉबलेस का उनका जो डेटा आता है उसमें कोई बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट नहीं है।
तो शायद अगले से अगले जो भी उनका रेट कट के लिए मीटिंग रहेगा वहां पे कुछ रेट कट आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक आईटी सेक्टर ऐसा है जिसपे नजर रखी जा सकती है। जरूर आपको थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि जो फ्रंटलाइन कंपनी है जैसे टेक महिंद्रा, टीसीएस या जो मिड सेगमेंट की कंपनीज है, कोफोर्ज, ओरियन प्रो जी, जैसी कंपनी जो निश एरिया में काम करती है, वहां पे अभी भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। बिल्कुल निवेश के मौक़ों पर भी बात करेंगे सर, और हर दोनों ही सेक्टर की जो मेन लीडिंग कंपनीज हैं उन पर इंडिविजुअली भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि हम जब ये बात कर रहे हैं तो हमें कुछ सबूत भी दिखाने होंगे कि क्या कुछ प्रदर्शन रहा है इन दोनों सेक्टर्स का। तो एक बार एफएमसीजी और आईटी सेक्टर की कंपनीज का प्रदर्शन देख लेते हैं, खास तौर से चुनाव के समय। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने डेटा निकाला अप्रैल जून 2019 का, अप्रैल जून 2014 का और अप्रैल जून 2009 का। जब चुनावी समय रहता है, चुनाव होते हैं और उसके इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं और उस समय पर एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती है। तो आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर 2019 में, 2014 में, 2009 में हर बार पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रहा और 2009 में तो काफ़ी शानदार रिटर्न देखने के लिए मिले। डाबर में 2019 में भले ही रिटर्न नहीं मिले हो, लेकिन 2014 और 2009 में शानदार रिटर्न देखने के लिए मिले। मैरिको ने भी बहुत अच्छे प्रदर्शन किया 2019, 2014, 2009 तीनों ही इलेक्शन के समय पर, और खासतौर से उन पर्टिकुलर 3 मंथ में, अप्रैल जून तिमाही में बहुत अच्छा प्रदर्शन। नेस्ले का भी प्रदर्शन अप्रैल जून 2014 में भले ही थोड़ा सबड्यूड रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 2009 में तो 29% तक का रिटर्न दिया। गोदरेज कंज्यूमर ने पिछले 2 इलेक्शन में तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन 2009 में 25% का रिटर्न दिया। अगली शीट पर बढ़ते हैं। आईटीसी। आईटीसी थोड़ा सा शांत शेयर रहा है 2019 में। इसमें नेगेटिव बिल्कुल फ्लैटिश सा रुझान था, लेकिन 2014 में अगर हम देखें तो आईटीसी में करीब -8% का रिटर्न था, और साथ ही अगर 2009 में देखें तो करीब 4.5% का रिटर्न देखने के लिए मिला। लेकिन अब बात करते हैं आईटी कंपनीज की। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो। टीसीएस का प्रदर्शन 2019 में तो कुछ खास नहीं था, लेकिन 2014 में 14% और 2009 में 45% का रिटर्न टीसीएस के शेयर ने दिया था। देखिए, जब अनसर्टेनिटी होती है, 2009 में इतनी सर्टेनिटी नहीं थी कि यूपीए आ ही जाएगी, हो सकता था कि चुनाव में फाइट होने की बात थी। 2014 में काफ़ी सर्टेन था, मोदी लहर थी, मोदी वेव थी, पता था कि मोदी जी आ रहे हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, और 2014 का इलेक्शन करीब करीब 3 महीने पहले ही डिसाइड सा हो गया था। 2019 में भी मोदी लहर कायम थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब बीजेपी और एनडीए सरकार 4 स्टेट में इलेक्शन में थोड़ा उनका खराब प्रदर्शन रहा था, तो थोड़ा डाउट आ गया था निवेशकों के मन में, तो थोड़ा कॉशियस मोड पर थे। इस बार 2024 में तस्वीर थोड़ी अलग है। लहर है, मान रहे हैं लोग कि शायद सरकार यही बनेगी, लेकिन आज जो मार्केट गिरा उसके पीछे की हमने जो वजह जानी वो यही थी। ज़्यादातर जितने भी हमने एनालिस्ट से बात की कि सीट हो सकता है बीजेपी जितनी प्रेडिक्ट कर रही है उतनी नहीं आएगी, इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कॉशियस नोट पर आ रहा था। आशीष सर, जैसा प्रदर्शन आईटी सेक्टर में रहा है, खासतौर से 2009 में, आप तो काफ़ी समय से हैं सर मार्केट में, और 2004 भी आपने देखा होगा जब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी, डाउन सर्किट और अपर सर्किट वाले जमाने थे, इंडेक्स में लगते थे सर सर्किट। कैसे सर ऐसे वॉलेटाइल मंथ में जरूरी है इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो रखना, या ऐसे अनस्केच सेक्टर में अपने पोर्टफोलियो को पहले ही मूव कर लेना चाहिए? कि बिल्कुल ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, और इनफैक्ट यदि 3 दिन पहले तक कोई इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा था क्योंकि एक अच्छी रैली चल रहा था। बट अभी 2 दिन से जैसे आपसे क्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिला है, तो मुझे लगता है बिल्कुल जो फंड मैनेजर्स है उनके लिए चैलेंजिंग टाइम। क्योंकि अब आप देखें कि तो 2 सेक्टर में यदि आप कहेंगे एफएमसीजी और आईटी में से निवेश करें और अपना दूसरे सारे सेक्टर से निवेश को निकाल लें, ये इतना आसान है। दूसरी बात यह है कि यदि एफएमसीजी में देखें तो कुछ ही कंपनियों के नतीजे काफी अच्छे आए, बाकी के मॉडरेट नतीजे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सेक्टर में रिबाउंड हो गया है या पूरे सेक्टर में आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं। क्योंकि एफएमसीजी इंडाइसेस पे भी नजर डालें तो आज भी 55,800 के आसपास है, जो 2,000 पॉइंट नीचे है आज भी अपने 52 वीक हाई से। तो बिल्कुल। अभी थोड़ा बिल्कुल एक चैलेंजिंग टाइम। दूसरी इशू ये है बाजार में कि कोई भी ऐसा जो बाजार की भाषा में कहते हैं तो कोई भी तोड़ फोड़ जैसे नंबर नहीं किसी भी कंपनियों के।
सबके इनलाइन नंबर आ रहे हैं या उसके जो एक्सपेक्टेशन के आसपास ही नंबर्स आ रहे हैं, तो बाजार को वैसा कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है, थोड़ा सा इलेक्शन से पहले बिल्कुल हर कोई कॉशियस हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आगे जाकर क्या होगा। जैसे मैं आपकी बात सुन रहा था कि पहले उम्मीद की जा रही थी कि करंट गवर्नमेंट की शायद 400 के ऊपर सीट्स हैं। अब वो थोड़ा सा जिस हिसाब से इलेक्शन की परसेंटेज उतना इनकरेजिंग नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है शायद 300 से 350 के बीच है। तो थोड़ा सा जो जैसे ही इन्वेस्टरों को लगता है कि जो जिसके लिए वो प्ले कर रहे थे, यदि वो नहीं हो रहा है तो वो एक सेलिंग करते हैं। बट मुझे अभी भी नहीं लगता कि रिटेल निवेशक बहुत ज्यादा सेल कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जो सेलिंग देखने को मिल रही है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। और उसके पीछे भी रीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के इलेक्शन के कारण से बेच रहे हैं। काफी सारा पैसा इंडियन मार्केट से निकल के जो परफॉर्मिंग मार्केट है वहां पर जा रहा है। तो आप देखें हैंगसेंग इंडेक्स को देखें, पिछले एक महीने में 10% बढ़ा है, जबकि हैंगसेंग की कोई बात ही नहीं करता था। या चाइना के इंडाइसेस देखें, करीब 4% बढ़े, जबकि हम लेकलस्टर या सबड्यूड है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कई सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन बन गया है, जिसके कारण से एक बाजार में थोड़ा सा निराशा का माहौल बना। बिल्कुल। और जो जिस चाइना और हैंगसेंग को लेकर बातें हो रही थी आज से 2-3 महीने पहले तक कि वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी मंदी है, सुस्त है, और वही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस मार्केट पर एफआई सबसे ज़्यादा बुलिश हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स में, लेकिन उनके डेटा से वो मार्केट में इतने बुलिश नहीं दिखते। रोज़ एफआई का सेल ही आ जाता है। सर, लेकिन आज जो काउंटर्स चले हैं उन पर बात कर लेते हैं, खासतौर से एफएमसीजी से शुरुआत करता हूं मैं। गोदरेज कंज्यूमर सर, रिजल्ट्स में एक वन टाइम लॉस था, लेकिन बावजूद उसके काउंटर में एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली, करीब 6% ये काउंटर आज ऊपर रहा है। कैसे देखें सर, क्योंकि रिजल्ट्स का एक वन ऑफ इम्पैक्ट जो आना था वो तो आज आ चुका है। देखिए, बिल्कुल जो नतीजे पे मैंने जैसे पहले ही कहा था कि 453 करोड़ के सामने यदि वो वन टाइम लॉस निकाल दे तो 500 करोड़ से ऊपर का मुनाफा गोदरेज कंज्यूमर ने किया है। प्लस उनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो होम केयर के सेगमेंट के प्रोडक्ट हैं या पर्सनल केयर में भी गुड नाइट की अगरबत्ती उन्होंने लॉन्च की है, जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इंडोनेशिया जो उनका मार्केट स्ट्रॉन्ग रहा है, वहां पर भी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल नंबर्स काफी अच्छे हैं। और एफएमसीजी कंपनीज में हमने इस टाइप की जो ग्रोथ है, जहाँ 450 से उनका करोड़ जो प्रॉफिट 500 करोड़ हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनियां नहीं है जहाँ इस टाइप की ग्रोथ देखने को मिल रही है जो गोदरेज कंज्यूमर ने दिखाया है। प्लस अभी रेमंड्स का पोर्टफोलियो भी उनका अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि गोदरेज कंज्यूमर बिल्कुल एक बेहतरीन कंपनी है इस सेक्टर में, और बिल्कुल इस लेवल पे भी निवेश किया जा सकता है। बिल्कुल, तो होल्ड और बाय अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करे, और अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इस काउंटर पर निवेश भी कर सकते हैं। सर, नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। एचयूएल वॉल्यूम ग्रोथ सर 2%, रिजल्ट स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम थे, लेकिन कहीं ना कहीं काउंटर ने आज एक अच्छी तेजी दिखाई। अब क्या करें सर? ये बहुत रेयर दिन होता है कि अब आप देखते हैं कि 125 रुपए का मूवमेंट एचयूएल जैसे स्टॉक में दिखना। तो ये शो कर रहा है कि मार्केट कितना नर्वस है दूसरे पर्टिकुलर सेक्टर्स को, और एक जो डिफेंसिव सेक्टर की तरफ जो बाइंग हो रहा है वहां पर इस टाइप की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। तो बिल्कुल वैल्यूएशन वाइज तो आप देखेंगे हमेशा रेची है, और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी काफी मॉडरेट है यहाँ पर चूंकि अभी आपके पास में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है जहाँ पर फंड जाए और अपनी एनएवी को प्रोटेक्शन के लिए स्टॉक्स को खरीदे। और ये एचयूएल जैसा स्टॉक है जो अपने 52 वीक हाई से करीब 400 रुपए नीचे भी मिल रहा है, तो जिसके कारण से इस स्टॉक पर हमने एक अच्छा मोमेंटम आता देखा। और मेरा मानना है कि इस स्टॉक में भी अभी मोमेंटम जारी रहेगा, क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड टेरिटरीज में है, काफी अंडर ओनरशिप है। काफी समय से हम देख रहे हैं कि लोगों ने कोई इसके बारे में ना रिपोर्ट्स हैं, बाय रिपोर्ट है, और ना कोई बड़ी बाइंग देखने को मिली है। तो अब ये जो जब तक इलेक्शन के नतीजे नहीं आते, आप देखेंगे एचयूएल के स्टॉक में भी बिल्कुल तेजी बनी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी बनी रहेगी, तो जिन निवेशकों के पास है वो होल्ड कर चल सकते हैं। आशीष सर, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, एचयूएल के जब रिजल्ट आए थे तब लोग उनके मैनेजमेंट को सुनने के लिए शायद तैयार नहीं थे, कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट्स एफएमसीजी में बढ़ते गए, खास तौर से हमने देखा जिलेट के रिजल्ट अच्छे आए,
काउंटर पर रिएक्शन था, पॉजिटिव रिएक्शन था। उसके बाद हमने देखा कि ब्रिटानिया के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स उम्मीद से कम थे, लेकिन उन्होंने अपना ये बता दिया मैनेजमेंट कमेंट्री में कि कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो चुके हैं। गोदरेज कंज्यूमर के भी रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री आई है वो स्ट्रांग है, मैरिको की कमेंट्री अच्छी है। तो कहीं ना कहीं उसका उन सभी का फायदा ये ऐसा लग रहा है कि जो सेनापति लोग थे उन काउंटर्स ने मिलकर राजा को आगे बढ़ा दिया। एचयूएल जो कि किंग ऑफ एफएमसीजी है, वो आज इन लोगों की वजह से, आज इन शेयर्स की वजह से आज ऊपर आया। सर, आईटीसी दूसरा दिग्गज जो चलता नहीं है और जब चलता है तो अपनी चाल ही चलता है, इस काउंटर पर क्या करें? जहां तक आईटीसी का सवाल है, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। काफी समय से आप देखें तो एक ही बड़ी नैरो रेंज में काउंटर फंसा हुआ है। और अब कई दिनों की मशक्कत के बाद अब 440 के जो लेवल है वो आज ब्रीच होते हमें दिखाई दिए। पर फिर भी अभी भी जो इसका हाई है 500 रुपए से, उससे काफी नीचे ट्रेड हो रहा है। अब आईटीसी ये देखें तो सिर्फ एक एफएमसीजी नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट, जहाँ पे आपको सिगरेट भी है और में इतना बड़ा उनका एफएमसीजी का भी बुके है, होटल है, और कई सारे उनके पास बिजनेसेस हैं जहाँ पर काफी हाई ग्रोथ है। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल इस टाइप के जो स्टॉक हैं अभी उनका भी परफॉर्म करने का टाइम आ गया है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में काफी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि आप कोई चीज 500। जी, लगता है आशीष जी से संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सर का मानना है कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, इन सभी काउंटर्स पर अच्छी मौके हैं और होल्ड भी उनकी राय चल रही है। सर, आईटीसी पर अपनी बात प्लीज़ पूरी कर लीजिए। मैंने जैसे मैं बात कर रहा था कि इलेक्शन तक आप देखेंगे कि जो जो बड़े स्टॉक है, जो लार्ज कैप वो एफएमसीजी स्टॉक है, वहां पर बिल्कुल आपको ये जो बाइंग का दौर बना हुआ है वो आगे भी जारी होता दिखेगा। क्योंकि अभी भी आप देखें, जैसा हम एक्चुअल में बात कर रहे थे, सेम आईटीसी में 500 रुपए इसका 52 वीक हाई था और अभी भी 440 पे स्टॉक मिल रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास में काफी है यहाँ पर। तो जब तक ये स्टॉक 475-80 रुपए तक नहीं हो जाता, तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज कंफर्ट है फंड मैनेजर्स का, और इस लेवल पे भी बाइंग पोजीशन ली जा सकती बिल्कुल, तो इस काउंटर को बाय किया जा सकता है। सर को लगता है कि 475-80 पर तक तो आराम से वैल्यूएशन कंफर्ट है और 500 तक भी ये काउंटर अपने जो 52 वीक हाइस हैं उनकी तरफ अप्रोच कर सकता है। सर, नेक्स्ट काउंटर डाबर, यहाँ पर भी एक अच्छी शानदार तेजी देखने के लिए मिल रही है, क्या करें अब इस काउंटर पर? है। ये डाबर भी यदि देखें तो अपने जो इसका 52 वीक हाई ऑलमोस्ट 600 रुपए का टच करने के बाद में हमने एक थोड़ा गिरावट देखी स्टॉक में। 520-25 के आसपास काफी समय से ट्रेड हो रहा था, बट अदरवाइज कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल बना हुआ है। ये भी कोई बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ स्टोरी नहीं है, बट अब चूंकि गर्मी का सीजन है तो जो जूसेस का कारोबार है वहां पे एक अच्छा ट्रैक्शन हम उम्मीद कर रहे हैं आएगा। इसके अलावा जो उनका अफ्रीका मिडिल ईस्ट का बिजनेस है वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम और अच्छा एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में भी बाइंग के मौके हैं, और मुझे लगता है कि करीब 600 रुपए का लक्ष्य इस स्टॉक में जल्दी आए। बिल्कुल, तो डाबर में भी यहाँ पर खरीदारी के मौके हैं और 600 रुपये तक के टारगेट के लिए आप अभी भी इसमें बने रह सकते हैं या बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंटर था मैरिको। मैरिको में एक रिजल्ट्स का रिएक्शन तो था ही और मैनेजमेंट कमेंट्री का भी रिएक्शन, ये तो 10% ऊपर हो गया। सर, अब कंफर्ट बन रहा है बाय का या अभी क्या करें इस काउंटर पर अब? ये मेरिको ये भी स्टॉक इनफैक्ट यदि आज देखें तो अपने 52 के उच्चतम स्तर को इसमें स्टॉक ने छुआ है। और जो कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाया है उसका काफी सारा बेनिफिट अब मेरिको को मिल रहा है। इसके अलावा जरूर उनके जो हेयर ऑयल बिजनेस है उसमें एक लीनियर ग्रोथ है, पर जो फूड बिजनेस है, जो सफोला का बिजनेस है, वहां पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी जैसे जैसे अपना फूड का जो बिजनेस है जहाँ पे हायर मार्जिन भी है उसको बढ़ा रही है, तो जिसका बेनिफिट आगे जाके अमेरिको को मिलने वाला है। तो यदि आप मेरे से एक बैट पूछे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो मेरी बैट अभी अमेरिको रहेगी। मेरा मानना है इस स्टॉक की बड़ी री रेटिंग ड्यू है, और इस स्टॉक में करीब 700 रुपए के लक्ष्य अगले 3 से 4 महीने में भी पॉसिबल है।
तो मैरिको पे बिल्कुल नजर रखना चाहिए। बिल्कुल, और मैरिको पर नज़र रखनी चाहिए। आशीष सर का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता देता हूँ। मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर सर से बात करता था, और सर ने पीएसयू बैंक्स पर, जब कोई भी छोटे पीएसयू बैंक्स पर बाय नहीं बोल रहे थे गेस्ट, सर ने बताया था, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र केवल 26 रुपये पर बताया था, और सर ने कहा था कि ये शेयर यहाँ से डबल भी हो जाएगा, और वो हुआ। आशीष सर, अब तो डबल से भी ज़्यादा हो गया। किसी दिन आपसे पीएसयू बैंक्स पर मैं दोबारा आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन ये दर्शकों के लिए। तो पीएसयू बैंक के स्पेसिफिक शो करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। पीएसयू बैंक। क्योंकि सर आपके शानदार पिक्स रहते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में, तो और ये जो सर आज एफएमसीजी में भी सर काफ़ी अच्छे से बाय बता रहे हैं, वरना जनरली सर बहुत ही कॉशियस मोड पर जिन शेयरों पर रहना होता है सर कॉशियस भी बताते हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सर की कमेंट्री पॉजिटिव साइड पर जा रही है। सर मैरिको के बाद ज्योति लैब के प्रोडक्ट्स जनरली लोग जानते नहीं हैं। मार्गो साबुन है इनका, उजाला प्रोडक्ट है, उजाला जो सर्फ आता है, मिस्टर वाइट, प्रिल, मैक्सो, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं सर। ये काउंटर आज एफएमसीजी स्पेस में टॉप गेनर था, सबसे ज़्यादा आज यही चला है, 10.5%। अब क्या करें सर? देखिए, ये भी बिल्कुल एक कंसिस्टेंट, यदि देखें तो जैसे दूसरे एफएमसीजी स्टॉक है वैसे ही ये परफॉर्म करता रहा है। कंपनियां 90 से 100 करोड़ की रेंज में वो अपना क्वार्टरली प्रॉफिट करते रहते हैं, तो उसका सेट मार्केट जो टेक्सटाइल केयर के जो उनके पर्टिकुलर सेगमेंट है, जहां पर जो उजाला करके उनका ब्रांड है, उसका काफी बड़ा मार्केट शेयर वहां पर भी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि अभी एक एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ये कंसिस्टेंट है, तो ये इस स्टॉक में भी आगे जाके आप अच्छा परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका 52 वीक हाई था करीब 550 रुपए के आसपास था, तो अभी भी ये जैसे 100 रुपए आज पढ़ने के बाद भी 100 रुपए नीचे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक एक सेक्टर का में आज जिस हिसाब से बाइंग हुई है, ये एक दिन की बाइंग नहीं है। आप देखेंगे ये बाइंग, ये जो नतीजे आएंगे जब तक इलेक्शन के, तब तक चलते रहेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद में दोबारा से पीएसयू, रेलवे, डिफेंस सबका नंबर आएगा तब, लेकिन तब तक जो राइड है उसका बिल्कुल आप बेनिफिट इन्वेस्टर्स ले सकते बिल्कुल। तो सर से एक बार फिर शो करेंगे, और जब इनमें सभी में टारगेट्स पूरे हो जाएंगे तब सर के साथ बैठेंगे कि अब क्या खरीदना है, पैसे कमा लिए हैं। नेक्स्ट काउंटर सर, नेस्ले। ये काउंटर काफ़ी थोड़ा प्रॉब्लम में भी रहा, और पिछले कुछ दिनों में हमने इसके साथ जुड़ते हुए विवाद भी देखे। सर नेस्ले पर आपकी राय सर? हैं। नेस्ले के तो इनफैक्ट इतने बेहतरीन नंबर्स आए, 650 करोड़ के सामने उनका जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था 934-35 करोड़ के आसपास का मुनाफा बढ़ा। तो आप सोचिए, मतलब ऑलमोस्ट 275 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट क्वार्टर ओवर क्वार्टर बढ़ जाना, वो कोई आसान काम नहीं है। और उसके बाद सेल्स में भी काफी इंक्रीज था, 4600 करोड़ से शायद 5200 करोड़ तक का सेल हो गया था कंपनी का। और जो शुगर वाला जो इशू था कि सैरेलक में शुगर का परसेंटेज है, वो कंपनी ने क्लैरिफाई भी किया, जो परमिसिबल लिमिट है उससे इंडिया में कम शुगर दी जा रही है। फिर भी मेरा मानना है सैरेलक भी एक बहुत मॉडरेट ब्रांड है उनके पास में, जो ओवरऑल ब्रांड्स है, तो वहां पे जितने भी उनके ब्रांड्स हैं वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 पोजीशन है उनकी कंट्री में। तो और जिस हिसाब से डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है, आई थिंक नेस्ले बिल्कुल एक बेहतरीन पिक रहेगा। हमने देखा जी। भी स्टॉक में जो एक गिरावट आई थी, वहां से अभी भी 52 आई थी, से 200 रुपए ही दूर है। तो बिल्कुल एक अच्छा स्टॉक रहेगा नेस्ले भी आपके पोर्टफोलियो के लिए। जरूर स्लो एंड स्टडी है, बट एक सेफ बेट है। बिल्कुल, तो सेफ बैठ है, और 2508 रुपये का आज का लेवल था, 2% काउंटर ऊपर रहा, 50 रुपये ऊपर ये काउंटर आज के सत्र में भी आता हुआ दिखाई दिया। काफ़ी कुछ मुश्किलें इसने झेली, लेकिन सर का मानना है कि ये काउंटर अभी भी सही है। नेक्स्ट काउंटर सर जिलेट, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिलेट, ये ब्रांड लोग यूज़ करते हैं ऑन ए डेली बेसिस। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ास तौर से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी में ये नंबर 1 या नंबर 2 ये भी रहते हैं। सर इस काउंटर को कैसे देखें? रिजल्ट्स तो अच्छे आए थे। अंकल, क्या है, ये इस कंपनी में कहीं मुझे ऐसा कोई समस्या नजर नहीं आती। जिलेट के जैसे स्टॉक में ब्लू चिप कंपनी है, 100 करोड़ के आसपास कई कंसिस्टेंट अपने नंबर्स इसके हर क्वार्टर में आते रहते हैं।
और परफॉर्मेंस वाइज भी स्टॉक ने भी अच्छा डिलीवर किया है कंपेयर टू पीयर से। और 20-22 हजार करोड़ के मार्केट कैप में इतना एमएनसी कंपनी विद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिल रही है, तो मुझे लगता है जो इसका पिछला जो 52 का 7,300 के आसपास था, वो भी आपको अगले 1-1.5 महीने के अंदर ब्रीच होता दिखाई देगा, क्योंकि काफी सारा लोकेशन इन स्टॉक्स की तरफ मूव हो। बिल्कुल। तो ये तो एफएमसीजी सेक्टर की ज़्यादातर कंपनीज हमने डिस्कस की जो लीडिंग कंपनीज हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं लेकिन लीडिंग कंपनीज पर चर्चा हमने कर ली है। लेकिन एक बार वो टेबल दोबारा देखना चाहते हैं जिसमें कि चुनाव के समय पर जो रिटर्न आता है वो आईटी कंपनीज के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आईटी कंपनीज ने 2009 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। टीसीएस ने 45%, इन्फोसिस 35%, एचसीएल टेक ने 84% का रिटर्न दिया था और विप्रो ने 55% का रिटर्न दिया था। और अगर 2014 में देखें तो मॉडरेट रिटर्न थे, 2019 में देखें तो मिक्स रिटर्न थे। आशीष सर, लेकिन इसमें एक काउंटर ऐसा जो कि एफएमसीजी में भी और आईटी में भी है, विप्रो। मैं यहां से शुरुआत करूंगा क्योंकि एफएमसीजी का फिर एंड भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली। विप्रो एफएमसीजी भी प्रोडक्ट बनाती है और आईटी सेगमेंट में भी है। ये काउंटर सर दोनों तीनों इलेक्शन में चला है, अब इस बार क्या उम्मीद करें? देखिए, विप्रो का जो रेवेन्यू अभी आईटी में है, उसके मुकाबले कुछ भी रेवेन्यू या प्रॉफिट एफएमसीजी में नहीं। विप्रो का लिए बहुत छोटा सा कारोबार है अभी एफएमसीजी बिजनेस, जो उनका आईटी का रेवेन्यू है। तो विप्रो प्राइमरली एक आईटी कंपनी के जैसे ही आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टॉक का परफॉर्मेंस की बात है, तो ऑलमोस्ट जो इसका 52 वीक लो करीब ₹375 था, वहां से हमने देखा ऑलरेडी 80-90 रुपए शेयर ऊपर आ चुका है। तो धीरे धीरे करके स्टॉक में एक्यूमुलेशन हो रहा है। जरूर मैनेजमेंट में काफी बदलाव होते रहते हैं यहाँ पर, और नंबर्स में कोई बहुत ज्यादा रोबस्टनेस नहीं है नंबर्स में। बट यहाँ कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रहती है एनालिस्ट की कि विप्रो के कोई बहुत बेहतरीन नतीजे आएंगे या बहुत आउट परफॉर्मेंस आएगा। बट इस क्वार्टर में भी जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद थी उससे बेटर नतीजे आए थे, तो हमने देखा स्टॉक 450 से बढ़ के धीरे धीरे 465 की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्लो एंड स्टडी काउंटर है। मुझे नहीं लगता कि जो इसका 52 का 545 था वो जल्दी आने वाला है, बट 5% की रेंज में स्टॉक ये ट्रेड करता रहेगा, तो ये ज्यादा ट्रेडिंग के लिए। जी। तो यहाँ पर जिनके पास है वो देख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज अभी ये ट्रेडिंग काउंटर ज़्यादा सर को लग रहा है, और जिस तरह का इसमें 52 वीक लोज से एक स्मार्ट रिकवरी आ चुकी है करीब 90 रुपए की, तो सर ने उस पर व्यू दे दिया। नेक्स्ट काउंटर सर, आईटी का दिग्गज टीसीएस, ये इंडेक्स को संभालने की कोशिश कर रहा है सर 2 दिन से, और आज भी देखिए डेज हाइक पर बंद हुआ है ये काउंटर। अब क्या करें? यदि किसी के पास है तो इसको होल्ड करके रखें। जरूर नई खरीदारी की मेरी अभी सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि अभी अभी में हमने थोड़ा अच्छा आपसे देखा है स्टॉक में। टीसीएस ऐसा स्टॉक है जो आपको गिरावट में ही लेना है, क्योंकि यदि आप इसे ऊपर में ले लेते हैं तो हमेशा हमने देखा कि इसमें रिटेल निवेशक काफी ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको अभी बाय करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मेरा मानना है 3,900 3,920 के एक लेवल अच्छे रहेंगे इस स्टॉक में। और जैसा मैंने कहा था पहले भी, नैस्डैक में जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो रिजल्ट के जैसे भी नतीजे हैं, ये आउट परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि इस साल यूएस मार्केट से मेरा मानना है काफी अच्छे रिटर्न बनेंगे और आईटी उसको लीड करेगा। तो बिल्कुल टीसीएस जैसे स्टॉक भी उस रैली में पार्टिसिपेट करेगा। बिल्कुल। तो टीसीएस जैसे शेयर भी अमेरिका में जो उनका मेन इंडेक्स है नेस्डैक, नेस्डैक में ज़्यादातर आईटी कंपनीज से बना हुआ वो इंडेक्स है। डाउ जोन्स जो है वो दूसरी तरह का इंडेक्स है, जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स और निफ्टी, वहाँ पर डाउ जोन्स और नेस्डैक। और नेस्डैक में आईटी कंपनियों का वेटेज ज़्यादा है, जिसकी वजह से आईटी कंपनी लेड रैली जो भी होती है वो नेस्डैक में विजिबल होती है। और सर का मानना है कि नेस्डैक की रैली इंडियन आईटी काउंटर्स पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। सर तो इन्फोसिस में क्या व्यू रहेगा फिर? ठीक है, इन्फोसिस भी आपने यदि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो ये काफी लैकलस्टर और सबड्यूड ही रहा है कि काफी समय से। बट अब भी थोड़ा सा रुझान बन रहा है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, तो माइनर यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है। बट अभी भी मैं बहुत ज्यादा इन्फोसिस खरीदने के फेवर में नहीं हूँ। मैं दूसरे आईटी स्टॉक जैसे टेक महिंद्रा में ज्यादा
पसंद है कंपेयर टू इन्फोसिस, मैं वहां जाना चाहूंगा। इन्फोसिस यदि लेना है तो मेरा मानना है तो करेक्शन 1400 रुपये के आसपास आए तब लिया जाना चाहिए। 1400 तो यहाँ पर 38 रुपये अगर नीचे किसी दिन मिल जाता है आपको, यानी कि करीब करीब 2-2.5% नीचे, तो इस काउंटर को यहाँ से खरीदना बनता है। फिलहाल जिनके पास है वो होल्ड कर चल सकते हैं। सर लास्ट काउंटर आईटी का HCL टेक, यहाँ पर हमने देखा कि 2009 में शानदार तेजी देखने के लिए मिली थी। ये काउंटर सर 84% का रिटर्न दे चुका है ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, और 2014 में इस काउंटर ने 8% का रिटर्न दिया था। 2019 में ये जरूर -2% था, आज भी ये -2% ही है। ये काउंटर सर क्या करें अब इस काउंटर पर? फिर देखिए नतीजे क्वार्टर ओवर क्वार्टर खराब आए, तो उसके कारण से इसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हमने देखा करीब 400-350 करोड़ रुपए के आसपास का डिप रहा है लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर के नंबर्स में। तो कोई अननेसेसरी, पूरा सेक्टर अच्छा चल रहा है तो जहाँ पे नॉन परफॉर्मेंस है वो स्टॉक तो खरीदेगा नहीं। तो मुझे लगता है जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है तो जो बाइंग आने वाली है वो वहीं उस पर्टिकुलर सेक्टर पे आने वाली है। तो इसलिए उस पर्टिकुलर स्टॉक में आने वाली है, तो इसलिए मेरा मानना था कि ओप्पो जैसे स्टॉक या टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक या टीसीएस किसी भी गिरावट पे ऐड करना चाहिए। जो जिन कंपनियों में अच्छे नतीजे नहीं आए अभी भी उनको अवॉइड करने की सलाह दी। अच्छा, तो इसको वैसे तो अवॉइड ही करें। अगर किसी के पास है तो ठीक है, रख सकते हैं, लेकिन बाकी सर की राय कोई इसमें बाय की नहीं है, तो ये आपको ध्यान जरूर देना है। सर आपने टेक महिंद्रा की बात की, सर टेक महिंद्रा में क्या टारगेट रख लें? देखिए टेक महिंद्रा में आज भी आप देखें तो सबसे जो अच्छा परफॉर्मेंस रहा वो टेक महिंद्रा में ही रहा। करीब 30 रुपए हमने देखा स्टॉक में जो राइज आया, और 1416 इसका जो 52 वीक हाई है। मुझे लगता है कि इस बार की रैली में आप देखेंगे कि उस लेवल्स को ये स्टॉक ब्रीच करेगा। क्योंकि जो नंबर्स आए हैं वो मुझे अभी काफी पसंद आए इसके टेक महिंद्रा के। आप देखेंगे जो मुनाफा 520 करोड़ से बढ़ के करीब 650 करोड़ का मुनाफा क्वार्टर ओवर क्वार्टर टेक महिंद्रा में हुआ है। जरूर सेल्स में थोड़ा डिप आया है, पर प्रॉफिटेबिलिटी में जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट में भी काफी डिप हुआ है, तो उसका बेनिफिट यहाँ मिलने वाला है। तो 1400 के लक्ष्य के लिए टेक महिंद्रा ले सकते हैं। बिल्कुल, तो 1400 के लक्ष्य के लिए टेक महिंद्रा ले सकते हैं। टीसीएस थोड़ा सा गिरता है तो लें। इन्फोसिस 1400 रुपये के आसपास मिलता है तो लें। HCL टेक को अवॉइड करें। विप्रो पर सर की अगर किसी के पास है तो होल्ड कर ले, ठीक है, लेकिन कोई फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। तो आईटी पैक में सर को जो पसंद आए काउंटर, वो टेक महिंद्रा सबसे ज़्यादा है। कोफोर्ज सर की मिड कैप कैटेगरी में बाय करने की राय है, और लार्ज कैप में कोई कुछ भी बाय करना है तो टीसीएस या इन्फोसिस आपको बाय ऑन डिक्लाइंस करना है। और एफएमसीजी स्पेस में भी सर ने काफ़ी सारे काउंटर्स पर बात की, जिसमें कि कुछ बाय और कुछ होल्ड की राय है। आशीष सर कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने सलाह दी उसमें कुछ में मेरी पोजीशन हो भी सकती है, और निवेशकों को एडवाइस है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करके कोई बिल्कुल, तो आशीष सर हमसे जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी राय हमेशा बहुत काम आती है निवेशकों के, और आपने जैसा कहा कि पीएसयू बैंक्स पर एक शो जरूर करेंगे। बिल्कुल सर, हम भी ईगरली आपके एक वैल्यूएबल टाइम का इंतजार रहेगा कि पीएसयू बैंक्स में जो छोटे वाले बैंक हैं, खासतौर से जो सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, उन सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे विद डिटेल रिसर्च। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे आशीष महेश्वरी सर, जिन्होंने की बताया कि एफएमसीजी स्पेस में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईटी स्पेस में बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आपको अपनानी चाहिए, और चुनाव के समय में जो अप्रैल जून क्वार्टर होता है वो इन दोनों सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव रहता है। ऐसा पिछले 3 चुनाव के जो ट्रेंड है वो हमने आपके सामने पेश किए। तो फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।